हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। और आज हम लेके आए अपना बेसिक फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, एडिशन ऑफ वेक्टर, कि किस प्रकार दो वेक्टर्स को अपन ऐड कर सकते हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था कि दो वेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाई नीड वेक्टर्स, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है, और बेसिक फिजिक्स को इंट्रोडक्ट किया था अपन ने। तो आज देखेंगे अपन दो वेक्टर्स को ऐड करना, क्योंकि वेक्टर्स का बेसिक तो अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो वेक्टर का ऐड करने के लिए जिस प्रकार से अपन दो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको तो अपन इजीली ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई खेल नहीं होता। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है। कैसे? मानो कि यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है कोई अपने पास में। अब कोई आदमी F1 फोर्स से इसे अपनी ओर खींच रहा है। अब वही दूसरा आदमी कोई सेम टाइम पे F2 फोर्स से इसे अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे रस्सी लगाई और यहाँ बैठ के खींच रहा है, दूसरा यहाँ पे रस्सी लगाई और ऐसे इतने फोर्स से खींच रहा है। अभी बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा? इसके पास, ये इसके पास। ये दोनों के पास ही नहीं जाएगा, ये जाएगा किसी तीसरे आदमी के पास जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है, और उससे मिलेगा एफ नेट। यानी कि इन दोनों का जो फोर्स लग रहा है उसका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया। यानी कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में बंदर ने फायदा उठा लिया, ना तो इसको मिला ना इसको, और इसको मिल गया। ये कैसे जादू हो गया देखो। तो यहाँ से अपन एफ नेट को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट F नेट आ रहा है। ये लिख रहे हैं अपन यहाँ से, ज्यादा और तो कुछ लिखा नहीं मैंने। तो F नेट में देख रहे हैं अपन कि F नेट में मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है। यानी कि पहले इस डायरेक्शन में था और ये इस डायरेक्शन में, अब तीसरी डायरेक्शन मिल गई अपने को। यानी कि दो वेक्टर को ऐड करने पे मैग्नीट्यूड में चेंज के साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंज होता है। तो इसके लिए कुछ फिजिक्स में रूल है अपने। पहला रूल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए होता है ट्राइंगल मेथड। ये देख रहे हैं अपन, क्या? ट्राइंगल मेथड। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिभुजीय नियम। दो वेक्टर्स को ऐड करने का अपना ट्राइंगल मेथड क्या होता है। मान लो अपने पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है अपना ए, वेक्टर ए ऐसे, और एक वेक्टर बी, ये वाला अपन ने वेक्टर बी ले लिया ऐसे। अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? इन दोनों को ऐड, यानी कि अपने को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करना है इन दोनों को। तो कैसे करेंगे? ट्रायंगल मेथड का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले वेक्टर ए को यहाँ पे, ये वेक्टर ए लिख दिया अपन ने। अब वेक्टर ए के हेड से, ये वेक्टर ए का हेड और ये वेक्टर ए की टेल, और ये वेक्टर बी का हेड और वेक्टर बी की टेल। तो अपन ने क्या किया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ दिया। ये लो, जोड़ दिया। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को फिर जोड़ दो। तो ये जो टेल से हेड को जोड़ा अपन ने, ये आ रहा रिजल्टेंट। यानी कि ये क्या है यहाँ पे, वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, और ये क्या है अपने पास में, आर रिजल्टेंट। इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी इन दोनों को जोड़ा तो अपन ने कुछ रिजल्टेंट मिला, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, रिजल्टेंट ये हो गया। अब इसको ट्राइंगल मेथड क्यों बोल रहे हैं? अब इसको ट्राइंगल मेथड इसलिए बोल रहे हैं, देखो कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो रेगुलर साइड किसी वेक्टर को शो कर रही होती हैं, तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में उसके रिजल्टेंट को बताती है। ये तीसरी साइड हो गई। क्या कहा मैंने? कि कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो रेगुलर साइड वेक्टर्स को शो कर रही होती है, तो तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को बताती है। अभी अपोजिट डायरेक्शन नाम का एक वर्ड आया, वो क्या अपोजिट डायरेक्शन देखते हैं। देखो एक ट्रायंगल बना रहे हैं अपन, ये देखो इस तरह से चल रहा है, रेगुलर डायरेक्शन में चल रहा है अपन। ये देखो अब ये क्या हो जाती है अपने पास में, सेम डायरेक्शन की, इससे इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। ये क्या हो गया अपने पास में, सेम डायरेक्शन। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन कब होती? ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये हो गया अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन, और ये वाली सेम डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है वो उसके रिजल्टेंट को बताता है यहाँ पे। यानी कि वेक्टर आर कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आया कुछ समझ में? एक और देख लेते हैं एग्जांपल अपन। जैसे अपने पास में क्या हो गया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह से। यानी कि एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं अपन, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो क्या होगा देखो, वेक्टर ए को लिख लिया। अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ दिया और एक रेगुलर ट्रायंगल बना दिया।
अब ट्राइंगल की अपोजिट साइड या फिर इसके टेल से इसके हेड को मिला दो, तो ये क्या हो गया अपने पास में आर रिजल्टेंट। ये वाला वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी, और आर रिजल्टेंट क्या आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ गया। रिजल्टेंट ये आ गया और यहाँ पे रिजल्टेंट ये, यहाँ पे रिजल्टेंट ये, दोनों मिल रहे हैं अपने पास में। यानी कि कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो रेगुलर साइड दो वेक्टर्स को शो कर रहे होते हैं तो तीसरी अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को बताती है। ये ट्राइंगल मेथड अपने पास में ये चीज बताता है। ट्राइंगल मेथड के साथ साथ एक चीज और सीख लेते हैं अपन अभी, दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल देखना, कि दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल कैसे देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये एक दूसरे से कैसे एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब इन दोनों को ऐड करो, एडिशन ऐड करेंगे इन दोनों को, तो जो डायग्राम बनेगा वो शो करना है अपने को। देखो इस तरह से मान लिया, और वेक्टर बी इस तरह से मान लिया, यही तो हुआ। दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा, ये एंगल दोनों के बीच का थीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है अपने को, यानी कि क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड से बी के टेल को जोड़ देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में एक रेगुलर ट्राइंगल बनने पे जो अपोजिट साइड होगी वो उसके रिजल्टेंट को बताएगी। ये रिजल्टेंट आ गया कैसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये इनका रिजल्टेंट आर हो गया। अब इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे थीटा एंगल कौन सा होगा, तो सब लोग करेंगे कि थीटा एंगल ये होगा इस तरह से, ये बता दिया थीटा एंगल, ये गलत हो गया यहाँ पे। एक्चुअली में थीटा एंगल कौन सा है, ये वाला जो आउटसाइड में है वो है थीटा एंगल, और जो इनसाइड में है वो है 180 माइनस थीटा, इसलिए थीटा डैश बोल रहे हैं इसको। ये थीटा है और ये थीटा डैश, ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे इसके बीच में ये देखो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बना रहा है वेक्टर ए, और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल से यानी कि 36 से थीटा एंगल पे है, ये तो है ना 36 से ये थीटा एंगल पे है, तो यहाँ पे भी वो 36 से थीटा एंगल पे ही तो होगा। वही किया है, इसको यहाँ से उठा के केवल यहाँ तक रिप्लेस किया है, ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज किया ना इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज किया, केवल रिप्लेस किया अपन ने इसको। तो थीटा क्या हो गया, आउटसाइड वाला। देखो सिंपल सा बता देते हैं, जैसे टेल से टेल जुड़ी हुई हो या हेड टू हेड, तो अपन थीटा लेते हैं इनसाइड वाला। इन केस देखो, ये देखो इस केस में देख लो, ये वेक्टर है, इसकी टेल से इस वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है, तो अपन थीटा ले रहे हैं इनसाइड वाला, और ये वाला जो थीटा है ना ये आउटसाइड थीटा है, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। जब टेल से टेल जुड़ी हुई हो या हेड से हेड तो थीटा इनसाइड का लेते हैं। ये केस देखा अपन ने किसका, टेल से टेल का। अब देख लेते हैं, ये वाला बनाया अपन ने वेक्टर बी बनाया, और मैंने ये बना दिया इस तरह से वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये बनाया वेक्टर ए। अब इनके बीच में एंगल कौन सा लेंगे, हेड से हेड जुड़ा हुआ है दोनों का, तो एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला थीटा इनसाइड वाला। अब ये इनसाइड वाला कैसे लिया, देखो मैं इस ए को यहाँ से उठा के ऐसे यहाँ पे रख दूं, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, ये लो यहाँ से उठाया और ये कर दिया यहाँ पे रख दिया वेक्टर ए। और इस बी वाले को यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे कर दूं, यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पे रख दिया, देखो कर दिया काम। ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। अब ये देखो क्या बन गया क्रॉस, तो ये जितना एंगल थीटा है उतना ही एंगल ये क्या होगा, थीटा आ गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा, वही केस बन गया यहाँ पे। तभी ये इनसाइड वाला ले रहे हैं, जब सेम यानी कि टेल से टेल और हेड से हेड जुड़ा हुआ तो इनसाइड वाला लेंगे अपन। अब दूसरा केस, जैसे हेड से टेल या टेल से हेड ये जुड़े हुए हो तो अपन थीटा लेते हैं आउटसाइड वाला। इन केस देख लेते हैं इसका एग्जांपल भी अपन, ये वाला केस ही देख लो, जैसे दो रिजल्टेंट है अपन ने ये देखा भी, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इन दोनों में थीटा एंगल पे थे, तो ये वाला एंगल कितना लिया अपन ने, थीटा। अब ये कैसे होगा थीटा, देखो मैं इस ए को यहाँ से उठा के इस तरह यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने इस ए को यहाँ से उठाया और इस तरह से ये रिप्लेस कर दिया, ए को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, आ गया थीटा इनसाइड। कब आया, जब दोनों के अपोजिट एंड्स जुड़े हुए हो तो थीटा आउटसाइड वाला लेते हैं, ये जैसे यहाँ पे ले रखा, और सेम जुड़े हो तो थीटा इनसाइड वाला लेते हैं। आया समझ में थीटा कैसे लेते हैं, तो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन कर ले फिर बढ़िया सा। तो ये रहा क्वेश्चन अपना
कि लेट थीटा विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कि थीटा कोई दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द एंगल, तो इनमें से कौन से फिगर करेक्टली सही रूप से थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कीजिए जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके सोल्व कर लेते हैं फटाफट। कर लिया सबने सोल्व, हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है सबका, इसमें आंसर आएगा सेकंड। कैसे देखेंगे अभी ये सेकंड आंसर, देखा ना कि ये देखो टेल से टेल जुड़ा हुआ है ना, टेल से टेल, तो थीटा कौन सा लेंगे अपन, इनसाइड, तो ये वाला थीटा हो सकता था यहाँ पे, लेकिन ये आउटसाइड वाला लिया तो ये गलत हो गया। अब इसमें देख रहे हैं सेकंड में, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेड से हेड या टेल से टेल लेने पे थीटा इनसाइड लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा इनसाइड ले रखा है, ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो टेल से टेल जुड़ा हुआ है, थीटा आउटसाइड वाला ले रखा है, तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो टेल से हेड जोड़ रखा है, तो थीटा कौन सा ले रखा है, इनसाइड वाला, जबकि होना कौन सा चाहिए था, आउटसाइड वाला। सेम के लिए इनसाइड और अपोजिट के लिए आउटसाइड, हो गया। जैसे इसको अपन ऐसे आगे बनाए, तो वेक्टर ए को ये लिख दिया और वेक्टर बी को ये कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं, क्रॉस में आ रहे हैं ना, तो थीटा एंगल क्या आ गया इनके इनसाइड, तो अपना यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। तो यहाँ से अपन ने देखा ट्रायंगल मेथड में वेक्टर ए एक दूसरे से वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से कितने थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, तो उनका रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार आता है अपने पास में, ये आ गया रिजल्टेंट कुछ इस तरह से अपना, और रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर बी। अब इस आर को अपन लिख कर सकते हैं, देखो आर में क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फिर डायग्राम में, हर बार डायग्राम में थोड़ी शो कर सकते हैं, तो इसको शो करने के लिए क्या शब्दों में तो बोल सकते हैं इसको कैसे, जैसे मान लो ये है अल्फा एंगल, तो ये अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वो ए से अल्फा एंगल कितना एंटी क्लॉकवाइज है या अल्फा डिग्री एंगल पे है, ये बोल सकते हैं अपन शब्दों में आर रिजल्टेंट को, क्या कि जो आर रिजल्टेंट क्या है, ये वेक्टर ए से अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, जो कि जनरली अपन क्या करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं थीटा को, जनरली एंटी क्लॉकवाइज थीटा नाप रहे हैं, तो वेक्टर ए से ये इतने डिग्री पे है, ये लिख सकते हैं अपन। तो ये जो अल्फा हो रहा है अपने पास में, ये अल्फा होता है टेन अल्फा, इसकी वैल्यू आती है अपने पास में, जो टेन अल्फा होता है ये होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये आती है अपने पास में टेन अल्फा की वैल्यू, यहाँ से अल्फा निकल जाए तो अपना क्वेश्चन में काम हो जाएगा। ये आया कहाँ से, अभी इसका डेरिवेशन भी देखेंगे अपन, अभी पहले ये देख लो किया है कि डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। फिर जो इनका रिजल्टेंट है, डायरेक्शन तो हो गई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड होता है आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है रिजल्टेंट। आर क्या है यहाँ पे रिजल्टेंट, ए क्या है वेक्टर ए, बी क्या है वेक्टर बी, और थीटा क्या है इनके बीच का एंगल, टेल से हेड जुड़ रहा है तो अपोजिट ले रहे हैं ना, आउटसाइड वाला थीटा एंगल ले लिया। तो यहाँ पे अपन क्या इनके मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी और ए बी cos थीटा में नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। अब ये आया कहाँ से, तो इसका डेरिवेशन देखते हैं अपन। अब तक तो अपन ने सीखा थीटा वगैरह कैसे देखते हैं, और अब देखते हैं इनका डेरिवेशन देख रहे हैं अपन यहाँ पे। तो बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशन आया कहाँ से देखते हैं। मानो कि अपने पास में ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर ए, ये लिख लिया वेक्टर ए, और यहाँ पे अपने पास में है वेक्टर बी, ये लिख लिया वेक्टर बी। अब इन दोनों को जो इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे अपन, वेक्टर बी के, ये इस तरह से मिला दिया अपन ने, मिला दिया यहाँ पे, ये वेक्टर बी है अपना, और ये क्या हो गया वेक्टर आर, हो गया। और ये क्या है इनके बीच का एंगल, इस तरह से कर रहा हूं मैं रिप्रेजेंट, ये एंगल क्या हो गया अपना थीटा। यही केस था जब दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कुछ ये होता है। अब एक मिनट इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो, आपको एक बढ़िया चीज और बताते हैं, कंपोनेंट तोड़ना एक वेक्टर के कैसे। देखो ये अपने पास कोई वेक्टर बी है, अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, साफ बना लेते हैं थोड़ा। ये देखो अपने पास ये कोई वेक्टर
बी हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट कौन से, एक तो होता है इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ से लंबवत, तो इसका एक तो आता है एक्स डायरेक्शन में, और सेम क्या करते हैं अपन, ये वाला परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये क्या आता है एक वाई डायरेक्शन में, इस तरह से आता है। अब यहाँ पे ये बी है, ये कुछ थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे ये भी अपन ने थीटा माना है यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा है इसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या, बी एक्स, और ये वाला कौन सा है इसका वाई वाला कंपोनेंट बी वाई। कब, जब इसके एंड से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो अपने को एक्स और वाई दो कंपोनेंट मिल रहे हैं अपने को। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वो एक शादीशुदा आदमी जिसकी बीवी बुला रही है वाई में, वो खुद जाना चाह रहा है एक्स में, तो रिजल्टेंट वो कुछ ऐसे जाता है ना कि दोनों के पास में रहे, तो वही हो गया ये। अब यहाँ पे एक्स वाले को क्या लिखते हैं अपन बी के रूप में, बी कोस थीटा, जो ये x वाला कंपोनेंट है इसमें b का b cos थीटा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, और जो ये by वाला है जिसमें जैसे देखो थीटा, अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x वाले को क्या रट लेते हैं b cos थीटा, यानी कि x में आ रहा है b cos थीटा, लेकिन जो थीटा पे होता है ना उसको लिखते हैं अपन cos थीटा। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से छोड़ के जैसे वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा ना, तो इस केस में ये अपना b cos थीटा हो जाता, चेंज हो गया ना। तो ये रटना नहीं है कि x वाला ही b cos थीटा होता है, मैक्सिमम केस में अपन हॉरिजॉन्टल से लेते हैं थीटा एंगल, तो अपना ये वाला ही b cos थीटा ही x आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x वाला ही हमेशा x कंपोनेंट b cos थीटा होता है, y वाला भी हो सकता है, कैसे देखा अपन ने। तो यहाँ से अपन x को क्या लिख देते हैं जब थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, तो b cos थीटा, और y वाले को क्या लिखते हैं b sin थीटा। एक्चुअली में इसको भी लिखते cos थीटा, ये कैसे देखो, ये एंगल कितना है पूरा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है थीटा, तो ये मान लो थीटा डैश। अब थीटा डैश कितना बच गया अपने पास में 90 माइनस थीटा, यही तो हो गया 90 माइनस थीटा बचा थीटा डैश, तो अपन क्या लिखते हैं b cos 90 माइनस थीटा, यही हो गया ना। अब b cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये क्या लिख दिया अपन ने b sin थीटा, डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे लिखते दोनों को cos के टर्म में, लेकिन यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा को अपन sin थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे c साफ नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अब साफ दिख रहा है, cos 90 माइनस थीटा को अपन sin थीटा लिख सकते हैं, तो b sin थीटा लिख दिया। एक्चुअली में आता कहाँ से, ये जो अपना b वाला पार्ट है ना, ये अपना ये b पार्ट है, देखो b वेक्टर b, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर लंबवत, तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि इसका x वाला कंपोनेंट इतना ही रह गया, y वाला इतना चला गया, इनके परपेंडिकुलर की इक्वल होता है, यानी कि इससे ना तो ज्यादा आगे जा सकता है और ना ही इससे पीछे रह सकता है, एग्जैक्ट होता कितना है इसके इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से आएगा और इसके परपेंडिकुलर तक x कंपोनेंट खत्म और इसके यहाँ तक y कंपोनेंट खत्म। अब जितना ये है उतना ये रहता है, सेम हो गया ना, परपेंडिकुलर है, तो अपन इसको भी by लिख सकते हैं और ये वाला भी by है। अभी आए कहाँ से, ये b cos थीटा वगैरह आए कहाँ से, ऐसे रट के लिखना है अपन यहाँ पे, तो देखते हैं अपन जनरल मैथमेटिक्स आती है 9th 10th की, क्या है इसमें देखो, यहाँ पे अपन ने ये वाला b मान रहे हैं अपन, ये वेक्टर b अपना, ये एंगल कितना है थीटा, और ये bx और ये by, ये by है तो ये भी by होगा, ये वाली हाइट भी by होगी ना, देखा था अभी ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, हाइट सेम होगी दोनों की, तो अपन यहाँ से निकाले, इसको एक ट्राइंगल नाम दे देते हैं a b और c, एक ट्राइंगल नाम दिया, तो यहाँ से त्रिभुज a b c में क्या है cos थीटा देंगे अपन, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, सॉरी cos थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास में बेस, इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही तो आ रहा है, तो यहाँ से bx क्या आ गया अपने पास में, bx इक्वल टू b cos थीटा आ गया, थीटा वाले के साथ cos थीटा आ गया, वो यहाँ पे लिखा है, आया कहाँ से पता चल गया यहाँ से आया। और sin थीटा वाले कैसे निकालेंगे देखो, अब इसी ट्राइंगल में अपन sin थीटा लेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन परपेंडिकुलर by अपॉन हाइपोटेन्यूस b, तो यहाँ से क्या आ गया by इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में b sin थीटा आ गया ना, जिसके साथ थीटा आ रहा है वो cos में आ रहा है, जिसके साथ 90 माइनस थीटा वो sin में आ रहा है, काम खत्म। आया कहां से पता चल गया, ये यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से, तो यही होता है फिजिक्स का। तो ये कंपोनेंट को हमने सीख लिया अपने, ये जल्दी से पॉज करके लिख लो, सब बैठे देख रहे हैं यहाँ पे आराम से, तो लिखने के लिए होता है ये सब चीजें, लिख ली, लिख लो कि पॉज करके, उसमें क्या है
ये तो मैं वही वहां पे गया यहाँ पे कर लेता है, यानी कि बी के दो कंपोनेंट होंगे कौन से, एक तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है यानी कि ये परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, तो ये वाला जो एक्स डायरेक्शन में आएगा कौन सा, बी cos थीटा लिख सकते हैं इसको क्योंकि ये एक्स में आ रहा है, और इसका एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से डालेंगे और ये कुछ ऐसे जाएगा वो, तो यानी कि उसकी हाइट और ये हाइट दोनों सेम रहेगी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में आ रहा है तो बी साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। डायग्राम को साफ रखते हैं, खराब नहीं करेंगे डायग्राम को भाई। यानी कि ये क्या हो गया, बी साइन थीटा ये और बी cos थीटा ये। अब मैं एक बना देता हूँ त्रिभुज, देखो पी क्यू आर और एस, यही नाम फेमस है एबीसीडी में, पी क्यू आर एस, सब जगह ये लिखते हैं। चलो अलग पेन यूज कर लेते हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिया पी क्यू आर और एस। अब मैं यहाँ पे देखो पी क्यू एस को अलग पेन से शो कर रहा हूँ ऐसे, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब ये कैसे है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना ये इसके, तो अब ये क्या बन गया, एक समकोण बन गया एक। इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, आर का स्क्वायर, यही है ना रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे, तो यही तो है रिजल्टेंट। अब देख रहे हैं कौन से, ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी आर और एस, यहाँ पे देख लो ट्रायंगल पी आर और एस में, ट्रायंगल पी आर और एस में क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर लिख सकते हैं। पी क्यू बेस का स्क्वायर प्लस किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस यहाँ से क्या लिख रहे हैं अपन, आर एस का स्क्वायर, यही कर रहे हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये भी नहीं आती तो क्या कर सकते हैं, आनी चाहिए ना। तो यहाँ से देखो मैं पी क्यू को क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू को वेक्टर ए लिख सकता हूँ, पी क्यू वेक्टर ए, तो यानी कि यहाँ से वेक्टर ए प्लस क्यू एस को क्या लिख सकता हूँ, बी cos थीटा प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर, प्लस आर एस को क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा लिख सकता हूँ यहाँ से, प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब क्या करना, तो बच्चों वाला खेल है, cos tech खोलने, और क्या करना है देखो, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपन क्या हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास में। इसको आगे अपन ने सोल्व किया, तो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर लिखा मैंने और यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर इसमें से, तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा बच रहा है वैसे यहाँ पे, हो गया ना। अब ये आ गया जादू, हो गया जादू, 10th में खूब रटा था ट्रिग्नोमेट्री में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना 1। अब ये तो आता है ना सबको, पाइथागोरस के साथ साथ ये भी जरूरी है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू किसके, आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। यही तो फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसका डेरिवेशन देख चुके हैं, पर ये डेरिवेशन उसका तो बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। बाकी डेरिवेशन तो सभी के दिमाग में होना चाहिए कि चीजें आ कहां से रही है, रटना नहीं है किसी को कुछ भी। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये वाला एंगल अपन ने अल्फा माना था, तो अब हम देख रहे हैं ट्रायंगल पी आर एस में, त्रिभुज पी आर एस में क्या हो गया, देखो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, यहाँ से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन में बेस क्या हो गया, a प्लस बी cos थीटा, यही तो है ना, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू की वैल्यू a, क्यू एस की वैल्यू b cos थीटा, यानी क्या हो गया, a प्लस बी cos थीटा। ये tan अल्फा आ गया अपने पास में, हो गया काम खत्म। मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, अब ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेक्टर का खेल नीचे चलता है, बस यही याद रखना है अपने को। तो इन पे कुछ क्वेश्चन देख ले, अपन ने फॉर्मूला देखा, डायरेक्शन देखी, क्वेश्चन देख लेता, तो
अब इसके देख रहे हैं क्वेश्चन, अपन ने फॉर्मूला देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, किस लिए देखा है, बस खुशी के लिए देख लिया, टाइम पास हो रहा है। क्वेश्चन करेंगे तभी तो पता चलेगा अपने को कितना समझ में है, और क्वेश्चन करे बिना फिजिक्स नहीं होती। आप चाहे कितना ही थ्योरी को रट लो, बिना क्वेश्चन की आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने कंसेप्ट आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एक वस्तु, कोई बॉडी जिसपे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, 3 और 4 न्यूटन के फोर्स काम कर रहे हैं किसी बॉडी पे, तो उस पर रिजल्टेंट पूछ रहा है कितना फोर्स होगा। केस फर्स्ट, 4 केस दे रखे कि कोई बॉडी जिस पे 3 और 4 न्यूटन के दो फोर्स वर्क कर रहे हैं उस पे, तो उसके रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा उस पे। सबसे पहले जब वो फोर्स लग रहे हैं 0 डिग्री एंगल पे, दूसरा वो लग रहा है 90 डिग्री एंगल पे, और तीसरा वो लग रहा है जब 45 एंगल पे, तब कितना होगा यहाँ पे। सपोज करके जल्दी से निकालो। क्या होता है वेक्टर आर स्क्वायर, क्या होता है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। ए भी पता है अपने को, बी भी पता है अपने को, थीटा भी पता है अपने को। पहले 0 रख लो, फिर 90, फिर 45, करो फटाफट इसको पॉज करके कर लो। तो यहाँ से देखो a का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 3 होता है अपन यहाँ पे। किसी को भी a या b मान सकते हैं अपन। आप सोच रहे हो a कम वाले को b ज्यादा वाले को, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब b वाले का अपन मान रहे 4, यानी कि आएगा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और cos 0 की वैल्यू 1। cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 25 प्लस ये कितना हो गया 24, और ये कितना होता है 49। तो यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 49। आर इक्वल टू दोनों तरफ से ले लो रूट, तो रूट 49 में क्या लिख सकते हैं अपन, 7 × 7 49 होता है। यानी कि इस केस में कितना आ रहा है रिजल्टेंट 7। अब इस केस में कितना आएगा, यहाँ पे कर देते हैं कैसे, देखो इस केस में देख रहे हैं 90 डिग्री वाले में, तो 90 डिग्री वाले में क्या करेंगे अपन, cos 0 की वैल्यू की जगह अपने को क्या करना है cos 90 की वैल्यू पुट करनी है, और cos 90 कितना होता है 0। तो किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि पूरा टर्म क्या हो गया अपने पास में 0, और ये कितना हो गया 25। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में 25, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। 0 पे आ रहा 7, 0 पे आ रहा 7, 90 पे आ रहा 5, और 45 पे और देख लेते हैं एक बार। तो 45 पे क्या करेंगे, बस cos की वैल्यू चेंज करनी है अपने को थीटा में। तो थीटा कितना होता है cos 45 कितना होता है 1/√2। तो √2 से इसको अपन क्या करें, √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल कर दिया, एक तो √2 यहाँ पे बच गया। तो ये कितना आ गया 25 प्लस 12√2, ये आ गया यहाँ से आर स्क्वायर। सबसे पहले और क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एक और देख रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए काफी। फिर और प्रॉब्लम्स देखते हैं एक बार अपन, जैसे कुछ स्पेशल केसेस, जैसे 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे क्या हो जाता है वो देखते हैं अपन। तो जैसे कोई दो वेक्टर, फर्स्ट केस देख रहे हैं, केस फर्स्ट, जब दो कोई वेक्टर a और वेक्टर b क्या कर रहे हैं 0 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं एक दूसरे पे, यानी कि उनके बीच का थीटा कितना है 0 डिग्री, तो r रिजल्टेंट कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिख देंगे अपन आर स्क्वायर को। चलो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। देखो ये वेक्टर ए, अब वेक्टर ए के हेड से अपने को वेक्टर बी के टेल को जोड़ना है, तो वो भी ऐसे, तो 0 डिग्री पे है ना, तो ये अब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करो, देखो मैं बताऊँ, देखो यहाँ से स्टार्ट करो इस तरह से, ऐसे ही तो ले जाएंगे अपन, यही तो होगा अपने पास में रिजल्टेंट आर, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ऐसे ही तो होता है। पहले वाले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाना हो रहा है, तो ये इनकी डायरेक्शन कैसे आ रही है ये। अब देखो इनको अपन सिंपली कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आप देखते ही बता दोगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos 0 थीटा की जगह अपन 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि यहाँ से क्या लिख दिया अपन ने 2ab लिख दिया, cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इत्मीनान से प्यार से देखो इसको, क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, थोड़ा और सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है।
आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ से रूट ले लो तो आर इक्वल टू क्या आएगा ए प्लस बी। यानी कि अपन ने क्या निकाला रिजल्ट यहाँ से कि जब कोई दो वेक्टर 0 डिग्री पे होता है तो उनको अपन डायरेक्ट भी ऐड कर ले स्केलर क्वांटिटी की तरह, तो भी उनका मैग्नीट्यूड अपन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, 3 और 4 न्यूटन के फोर्स किस पे लग रहे थे 0 डिग्री पे, एक बॉडी पे वर्क कर रहे थे, तो उनका रिजल्टेंट अपन ने इस तरह से निकाला, कितना आया था 7, 3 + 4 भी कितना होता है 7। डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे इनको और ऐसे भी। अब डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि, तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है अपने पास में tan अल्फा, यानी कि a से कितने डिग्री पे होगा वो, तो tan अल्फा क्या होता है b sin थीटा और sin 0 अपॉन a + b cos 0। अब यहाँ पे sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यानी कि tan अल्फा क्या आ गया अपने पास 0, तो यानी कि अल्फा भी क्या आ गया 0 डिग्री, तो यानी कि a से रिजल्टेंट 0 डिग्री एंगल पे होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा मैग्नीट्यूड भी और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी। आगे ये बात समझ में, तो कब जब 0 डिग्री हो, केस याद रखना 0 डिग्री हो। फिर एक दूसरा केस देख लेते हैं अभी, दूसरा केस देख रहे हैं, ये कितने एंगल कितना हो अपने पास में, जब एंगल हो 180 डिग्री एक दूसरे से, जब वो 180 डिग्री के एंगल पे हो। जैसे मान लो ये वेक्टर ए हो गया अपने पास में, अब कोई दूसरा वेक्टर बी इस तरह से होगा, अब इन दोनों को, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ये तो है ना इन दोनों के बीच में 180 का एंगल, तभी तो है ना अपोजिट डायरेक्शन 180 का मतलब ये होता है। तो यहाँ से करें अपन आर स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की जगह 180 ये तो पुट करेंगे, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है 1, किसमें माइनस में 1, cos 180 -1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2ab ये हो गया। अब इस इक्वेशन को फिर से प्यार से देखो इत्मीनान से, सभी ने देख लिया प्यार से इस इक्वेशन को, क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में a माइनस बी, इसको अपन b माइनस ए भी लिख सकते हैं, a माइनस बी या b माइनस ए, वो डिपेंड करता है ना, माइनस में नहीं लेना अपने, क्योंकि रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे होती है, मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉजिटिव हमेशा, तो a माइनस बी करेंगे नेगेटिव होगा तो उसको b माइनस ए लिख के पॉजिटिव कर लेंगे, मोड ले लेंगे उसका, यानी कि पॉजिटिव लिखना अपने को हमेशा ऐसे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन देखो, जैसे कोई बॉडी जिसपे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्स वर्क कर रहे हैं कितने 180 डिग्री के एंगल पे, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, अभी देखा है तो सिंपली प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो अपन देखें उनका रिजल्टेंट होगा 1 न्यूटन, बिना कुछ किए निकाल दिया यहाँ से। अब देखो कैसे, इसे पहले फील कर लेते हैं एक बार, ये देखो कोई आदमी इस पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, कोई दूसरा आदमी 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है, कोई पॉइंट P है उस पे 3 न्यूटन के फोर्स इधर और 4 न्यूटन के फोर्स इधर खींच रहे हैं अपन, तो वो किधर जाएगा, सिंपल सी बात है इधर ही आएगा, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है, कितने फोर्स से आएगा 1 न्यूटन, क्योंकि ये इससे 1 न्यूटन ज्यादा ही तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वही तो उसे इधर 3 से 3 तो ये कैंसिल करेगा और 1 न्यूटन से अपनी और खींच लेगा, 1 न्यूटन का आ रहा है, तो यहाँ से क्या किया बस देखा अपन ने, तो डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं, 180 होने पर अपन स्केलर क्वांटिटीज की तरह और 0 होने पर जोड़ सकते हैं। अब यहाँ से डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन किसकी आई, उधर आएगी जो फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा डायरेक्शन उसकी वही हो जाएगी। जैसे ए वाला इधर है, बी वाला ये है, तो मैंने बी वाले को थोड़ा लंबा कर दिया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन कुछ इतना, तो ये कैंसिल कर लेंगे दूसरे को, रिजल्टेंट डायरेक्शन ये इस मैग्नीट्यूड के साथ ही, तो यहाँ से देखा तो मैग्नीट्यूड एक कम हो गया ना अपने आप, वेक्टर बेसिक देखना है इसका, तो वेक्टर का क्या हो गया अपने पास में ये मैग्नीट्यूड कम, यानी कि एक और डायरेक्शन बी वाले की डायरेक्शन में हो गया, तो यानी कि 180 पे ये सब खेल होता है। तो अपने दो केस देख लिए, एक 0 पे और एक 180 पे, एक और देख लेते हैं बस अभी। एक केस क्या देख रहे हैं, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, कैसे, तो इस केस में रिजल्टेंट देख रहे हैं, यानी कि अपन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 90 यही तो हो गया ना, थीटा एंगल कितना है 90, तो यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0, तो आर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये फील नहीं हुआ ना, अभी फील करवाते हैं, देखो ये वेक्टर ए इस तरह से मान लो और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर बी रिजल्टेंट निकाला है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसके टेल से इसको हेड को जोड़ेंगे और एक रेगुलर ट्रायंगल बना देंगे, ये हो गया, इसके हेड से इसके टेल को जोड़ दिया, इनका रिजल्टेंट क्या होगा
अपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरह से इसको ऐसे बनाते हैं, वो डायरेक्शन में बनाते हैं। तो यानी कि ये क्या आ गया आर। अब कुछ फील हो रहा है, कैसा हो गया ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा नहीं हो गया। यानी कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। और क्या कहती है, तो यानी कि यहाँ से ये नहीं कि अपन फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं कुछ भी एक एक मतलब कंसेप्ट को गलत करते जा रहे हैं। पाइथागोरस का भी यूज कर सकते हैं अपन 90 डिग्री होने पे सीधा। अब यहाँ से अपन डायरेक्शन देख रहे हैं इसकी। अब डायरेक्शन क्या जाएगी, डायरेक्शन क्या होता है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। अब यहाँ पे sin थीटा थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये हो गया b sin 90 और a प्लस b cos 90 ये होता है। तो cos 90 कितना होता है 0, sin 90 1 होता है, तो ये क्या हो गया b बाई a। तो यानी tan अल्फा क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से डायरेक्ट b बाई a लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए। आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b होता है अपने पास में, तो यानी कि क्या हो जाता है b बाई a, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम यानी कि 1, तो यानी कि अल्फा कितना हो जाता है 45 डिग्री आ जाता 45 अपने पास में जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता। तो ये देखा अपन ने कुछ स्पेशल केस, जैसे 0 डिग्री पे वेक्टर 0 और 180 पे वेक्टर क्या होता है प्लस और माइनस हो जाता है स्केलर क्वांटिटीज की तरह। तो यानी कि अपन को आर रिजल्टेंट और अल्फा एंगल दोनों निकालने हैं। यानी कि कोई वेक्टर a जिसका मैग्नीट्यूड 5 और कोई दूसरा वेक्टर b जिसका भी मैग्नीट्यूड अपने को 5 दिया गया। अब अपने को आर रिजल्टेंट निकालना है यहाँ से। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये करेंगे। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 25 प्लस 2a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 5 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जो sin 30 की होती है 1/2। तो ये कितना आ गया अपने पास में 25 प्लस 25 प्लस 25 यानी कितना आ गया अपने पास में 75 आ गया। और 75 को क्या लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 75 और 75 को क्या लिख सकते हैं अपन 25 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 75 हो जाता है अपने पास में। तो यानी कि r इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, दोनों तरफ से रूट ले लेंगे इसका, तो 25 का तो 5 आ गया और ये बच गया √3, यानी कि r इक्वल टू क्या आ गया 5√3, ये आ गया r। और अल्फा और निकाल लेते हैं यहाँ पे tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है a, किसी भी एंगल से निकालना है ना, तो a sin थीटा, a की वैल्यू 5 sin 60 कितना होता है √3/2, यही हो गया। देखो पहले पूरा लिख लेते हैं, चलो a sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हो गया। और a को क्या लिख सकते हैं अपन, a की वैल्यू 5 sin थीटा कितना sin 60 अपॉन a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू 5 इंटू cos 60, ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन करने का एक सिंपल तरीका और बता रहे हैं। देखो जब कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो रहा होता है, कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्या कोई भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनको ऐड करने पे अपन ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, कितना 2a cos θ/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनको ऐड करेंगे तो अपन 2a cos θ या 2b cos θ/2, थीटा क्या है इन दोनों के बीच का एंगल। तो यानी कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो अप्लाई करो, दिख नहीं रहा थोड़ा मोटा लिख देते हैं, यहाँ देखो 2a cos θ/2, जी इन दोनों के बीच का थीटा क्या है एंगल। और एक की जगह अपन b भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो a या b कुछ भी लिखो। अब इस फॉर्मूले में अपन अप्लाई करते हैं, देखो कैसे। तो ये हो गया 2, a की वैल्यू अपने पास 5 और cos कितना है 60, cos 60 है ना अपने पास में, तो cos 60 यानी कि यहाँ पे कर रहे हैं cos 60/2, तो ये कितना हो गया 30, यानी कि 2 × 5 और cos 30, और cos 30 क्या आता है 2 × 5 × cos 30 कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया 5√3, वो ये है वो ये आया। अब देख लो आपको ये पसंद आया ये पसंद आया, पर इसके लिए क्या होगी कंडीशन, और ये क्या है सबके लिए लागू है। अब कंडीशन क्या होगी, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उन्हें अपन ऐसे जोड़ सकते हैं टाइप। आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस की और आप बाकी क्वेश्चन भी अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मटेरियल से कीजिए। और आपको डाउट होने पे आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसकी कहीं पे दिक्कत आई तो कमेंट में बताइए आप। और नहीं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है ग्रुप का, वहाँ पे डिस्कशन हो जाता है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके डाउट पूछ सकते हैं अपने।
तो इसके लिए अपन ने वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर देखा, पहला अपन ने देखा ट्राइंगल मेथड, उसमें पूरा देख लिया आराम से। अब देख रहे हैं कौन सा, पैरेललोग्राम मेथड। अब सब सोच रहे हैं कि ट्राइंगल मेथड इतना बड़ा था तो पैरेललोग्राम कितना बड़ा होगा। उसमें अरे बड़ा कहा था, उसमें तो आपको बाकी की उसमें केवल आर और अल्फा देखना होता है, बाकी के तो आपको कंसेप्ट बताया, जैसे कंपोनेंट तोड़ना, थीटा एंगल देखना, ये सब कंसेप्ट बताए थे आपको। तो अपन दूसरा मेथड कौन सा होगा, पैरेललोग्राम मेथड, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जब पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो इसमें होता है क्या, समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो समांतर हो एक दूसरे के, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो एक दूसरे के पैरेलल, से पैरेललोग्राम बोलते हैं ना, कि कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों क्या हो भुजाएं एक दूसरे क्या हो समांतर चारों साइड, तो उसे पैरेलल होने पे उसे पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दो वेक्टर ऐड करते हैं अपन, मान लो कि कोई दो वेक्टर अपन ने देखा, यहाँ से देखा वेक्टर ए ये, और ये देखा अपन ने वेक्टर बी। पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है, इसमें देखो ये वेक्टर ए लिया अपन ने और ये वेक्टर बी, दोनों एक दूसरे से कितने थीटा एंगल पे लेते आ रहे हैं अपन, थीटा का भी फेमस हो चुका है और ए और बी तो है ही फेमस। तो यहाँ से क्या किया अपन ने थीटा एंगल पे ले लिया, यानी कि ए और बी इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, जो कि अपने को दिया गया है, थीटा लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करना है अपने को, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो, ताकि अपने पास एक पैरेललोग्राम बन सके। तो ये लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ की और ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी। अब दिख रहा है कुछ ये सही नहीं बना ना, पैरेललोग्राम सही बनाते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास में ए, ये हो गया अपने पास में बी। अब एक लाइन इसके पैरेलल इस तरह से और एक लाइन इसके पैरेलल, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। अब ये मेथड क्या कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं, अभी आसन भुजाएं क्या होती है, दो रेगुलर साइड्स दोनों आसन भुजाएं बोलते हैं हिंदी में। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं यदि दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, दो सदिशों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु, ये वाला क्या हो गया, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हो गया ये, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से विकर्ण गुजरने वाला विकर्ण उनके रिजल्टेंट को शो करता है इस तरह से, कि कोई भी दो सदिश जो समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को बताता है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण को रिजल्टेंट बताते हैं। यहाँ पे मेरे साथ बोलो देखो, कि कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाएं, एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये, दोनों आसन भुजाएं यदि दो सदिशों को वेक्टर बी और वेक्टर बी ए, यानी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो उन सदिशों का परिणामी उन सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्या हो गया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो हो गया यहाँ पे परिणामी। पता चला कुछ। अब यहाँ से देखो, इसमें अपन ए और बी से ये देखा पैरेललोग्राम से, अब ट्राइंगल मेथड से देखते तो भी कैसे होता है। देखो ए ये बनाया अपन ट्राइंगल मेथड से, ए बना लिया यहाँ पे इस तरह से, ए बनाया, फिर बना लिया अपन ने बी इसके हेड से और इनके इस तरह से मिला दिया अपन ने, एक रेगुलर ट्राइंगल बना के उसके अपोजिट डायरेक्शन में आर को शो कर रहा था। तो ट्राइंगल मेथड से आ जाता है ये, और पैरेललोग्राम से भी आ रहा है ये। अब पैरेललोग्राम में कुछ नहीं होता, रिजल्टेंट वही होता है ट्राइंगल के सेम ही, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अल्फा क्या होता है, ये वाला अल्फा, ये एंगल भी इतना ही होता है कितना, tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा प्लस a प्लस b cos थीटा। बेटा यार सबको याद कर लो वो एंगल, वो याद होनी चाहिए पूरी फिजिक्स में वेक्टर्स के लिए। तो ये आगे दोनों वही सेम रिजल्ट सेम होता है, बस थोड़ा डायरेक्शन देखने का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं अपन, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी अपना कुछ इस तरह से है, तो पैरेललोग्राम मेथड से किस तरह देखेंगे, इसमें ए और ये बी, ये हो गया बी। अब इसके एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसके पैरेलल एक लाइन, ये अपन ने ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, और एक लाइन इसके पैरेलल इस तरह से
ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया अपन ने। तो जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु है उनसे गुजरने वाला विकर्ण इनके रिजल्टेंट को बताता है। यही तो होगा रिजल्टेंट। यानी कि कोई भी दो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं मानकर जो सदिश होते हैं उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण क्या होता है, उनके रिजल्टेंट को बताता है। वही किया यहाँ से। अब ट्राइंगल मेथड से भी देख लेते हैं। ट्राइंगल से कैसे देखो, ए, अब ए की एड से बी के टेल को जोड़ा और फिर ये देख लो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी आ रही है, सेम। तो आपकी मर्जी, जो आपको सिंपल लगे। अब ट्रायंगल से देखो या पैरेललोग्राम से देखो, जैसे मर्जी आप देख सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ, दोनों में मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का फॉर्मूला सेम रहता है। तो आज का लेक्चर करते हैं ये भी फिनिश। आज देखा अपन ने दो वेक्टर्स को ऐड करना। सबसे पहले कौन सा, एडिशन वेक्टर ट्रायंगल मेथड, और दूसरा पैरेललोग्राम मेथड। दोनों में रिजल्ट सेम होता है, बस डायरेक्शन देखने का तरीका अलग अलग है दोनों का अपना। जो आपको मर्जी आसानी से हो सकता है वो आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, यानी कि दो सदिशों को माइनस करना, और उसके बाद हम देखेंगे एडिशन, यानी कि दो सदिशों के योग पे बनने वाले बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप खुद से भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नहीं आने पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं अपने। आपको डाउट नहीं रखना हो कुछ भी। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।